Discrete Mathematics, Chapter 6, Counting, Section 6.1, The Basics of Counting, Lecture number 2 on Product Rule. Basic Counting Principles, the Product Rule and Sum Rule. हम स्टडी कर रहे थे द प्रोडक्ट रूल, जिसमें बताया गया कि अगर किसी काम को करने के दो फेजेस या दो टास्क्स हैं और हर टास्क को करने के n1 तरीके, पहली टास्क को करने के n1 तरीके और दूसरी टास्क को करने के n2 तरीके हैं, तो उस काम को करने के टोटल n1 इंटू n तरीके होंगे। ये हमने सिंपल प्रोडक्ट रूल पढ़ लिया। इसके बाद आती है बात एन एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ द प्रोडक्ट रूल, और वो क्या है कि सपोज एक प्रोसीजर को करने के जो टास्क्स हैं, पहले टास्क 1 है, फिर टास्क 2 है और आखिरी टास्क TM है, तो ये सीक्वेंस ऑफ टास्क्स बन गया। If each task Ti, I equal to 1 to n, can be done in ni ways, regardless of how the previous tasks were done, यानी कोई TI टास्क है, ith टास्क है, उसे करने के NI तरीके हैं और उस टास्क से पहले जो टास्क हो चुकी हैं वो जैसे मर्जी हुई हो, तो इस तरह अगर चल रहा है तो देन देयर आर n1 into n2 into up to nm ways to carry out the procedure. This version of product rule can be proved by mathematical induction from the product rule for two tasks. इसे हमें जनरलाइज किए एक लिहाज से हम इसे m टास्क्स पर ले गए हैं, यानी उस काम को करने के में जो फेजेस हैं, जो टास्क्स हैं, टुकड़े हैं, एक के बाद दूसरा, वो m टुकड़े हैं और हर टुकड़े को करने के ni तरीके हैं। पहले टुकड़े के लिए n1, दूसरे टुकड़े के लिए n2, काम का तीसरे हिस्से के लिए, तीसरी टास्क के लिए n3 वेज हैं। तो टोटल ये जितने वेज बनते हैं इंडिविजुअली हर एक टास्क के, उनकी प्रोडक्ट ये हमें बताएगी टोटल नंबर ऑफ वेज कितने होंगे उस काम करने के। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मेनी डिफरेंट बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 7 आर देयर। लेंथ 7 यानी 7 बिट्स वाली आपने एक स्ट्रिंग बनानी है, 0 1 1 0 1 0, इस तरह से 7 वाला बनाना है आपने। तो अब इसमें ईच ऑफ द 7 बिट्स कैन बी चूजन इन 2 वेज। 7 काम हो गए, पहला काम पहली बिट लेकर आओ, दूसरा काम दूसरी बिट लाओ, तीसरा काम तीसरी बिट लाओ, इसमें 7 टास्क हो गई हैं एक लिहाज से। जब पहली बिट लाने लगेंगे पहली टास्क, तो दो तरीके हैं उसके लिए, 0 या 1। इस तरह अगला है और दूसरी टास्क, दूसरी बिट आ गई, वो भी 0 या 1, दो तरीके उसके, 2 into 2 हो गए। तो ये इस तरह 7 2s लेके आपस में उनकी प्रोडक्ट लेंगे, 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2, ये बन जाएगा 2 raised to power 7, दैट इज इक्वल टू 128 डिफरेंट बिट स्ट्रिंग्स ऑफ लेंथ 7। तो ये हमने काउंटिंग कर ली। नेक्स्ट एग्जांपल है कि हाउ मेनी डिफरेंट लाइसेंस प्लेट्स कैन बी मेड इफ ईच plate contains a sequence of three uppercase English letters followed by 3 digits and no sequences of letters are prohibited even if they are obscene। यानी पहले 3 जो हैं वो 26 जो है वो तीन जो करेक्टर्स हैं वो अल्फाबेट में से लेटर हो सकता है, तो 26 चॉइसेस हैं अपर केस की पहले के लिए, फिर दूसरे में 26, फिर तीसरे में 26, तो इतना ये हो जाएगा 26 into 26 into 26। उसके बाद 3 डिजिट्स आएंगे, पहले डिजिट्स के लिए 10 चॉइसेस 0 से लेकर 9 तक, दूसरे के लिए 0 से 9 तक, तीसरे के लिए 0 से 9 तक, तो ये 10 चॉइसेस हैं, 10 into 10 into 10 चॉइसेस हो जाएंगी। तो टोटल ये बन जाएगा 26 into 26 into 26 into 10 into 10 into 10, that is equal to this much amount, 17,576,000 पॉसिबल लाइसेंस प्लेट्स इस तरह से बन सकेंगी इस पैटर्न के मुताबिक। 17,576,000 पॉसिबल प्लेट्स बन पाएंगी। एग्जाम्पल 6, counting functions. How many functions are there from a set of m elements to a set with n elements? यानी एक
सेट जिसमें के m एलिमेंट्स हैं, फंक्शन उस पर डिफाइंड है, और जो कोडोमेन है उसमें n एलिमेंट्स हैं। तो अब टोटल कितने फंक्शंस इस तरह से बन पाएंगे, हाउ मेनी फंक्शंस? तो अब हम ऐसा करते हैं कि एलिमेंट वाइज ले लेते हैं। जो डोमेन में m एलिमेंट्स हैं उसमें से पहला एक एलिमेंट उठा लें, डोमेन के m एलिमेंट्स में से पहला एक एलिमेंट उठा लें। उसके लिए कितनी चॉइसेस हैं? उसके लिए m चॉइसेस हैं कोडोमेन में, यानी उस एक एलिमेंट को कहाँ कहाँ मैप कर सकते हैं? सामने जो है वो चॉइस वन ऑफ द n एलिमेंट्स इन द कोडोमेन, वो n चॉइसेस बन जाएंगी। यानी पहला एलिमेंट उसके लिए कोडोमेन में n चॉइसेस हैं, दूसरा एलिमेंट उसके लिए कोडोमेन में n चॉइसेस हैं, तीसरा एलिमेंट उसके लिए कोडोमेन में n चॉइसेस हैं। तो ये n इंटू n इंटू n करते जाएंगे। ये कितनी बार होगा? ये m टाइम्स होगा। ओके, m एलिमेंट्स हैं डोमेन में, तो लिहाजा ये n इंटू n रेज़ टू पावर m फंक्शंस डिफाइन कर सकते हैं फ्रॉम अ सेट विद m एलिमेंट्स टू अ सेट विद n एलिमेंट्स। तो मिसाल के लिए इसकी फर्ज करें कि जो डोमेन है उसमें 3 एलिमेंट्स हैं और कोडोमेन में 5 एलिमेंट्स हैं। तो डोमेन के 3 एलिमेंट्स में से पहले एलिमेंट के लिए 5 चॉइसेस, दूसरे एलिमेंट के लिए 5 चॉइसेस, इनटू तीसरे एलिमेंट के लिए 5 चॉइसेस। तो 5 इंटू 5 इंटू 5 हो गया, दैट इज इक्वल टू 5 रेज़ टू पावर 3, दैट इज इक्वल टू 125 डिफरेंट फंक्शंस फ्रॉम अ सेट विद 3 एलिमेंट्स टू अ सेट विद 5 एलिमेंट्स। अब हम करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में काउंटिंग 1-to-1 फंक्शंस। How many 1-to-1 functions are there from a set with m elements to a set with n elements? First, note that when m is greater than n, there are no 1-to-1 functions from a set with m elements to a set with n elements. यानी अगर डोमेन के एलिमेंट्स ज्यादा हैं, कोडोमेन के कम हैं, तो उस केस में तो 1-to-1 फंक्शन डिफाइन नहीं हो सकता। तो लिहाजा n के लिए यानी कोडोमेन के नंबर ऑफ एलिमेंट्स या तो डोमेन के एलिमेंट्स के बराबर हों या उससे ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम फर्ज कर लेते हैं कि m अगर बड़ा है तब तो बात नहीं बनेगी, तो हम फर्ज कर लेते हैं नाउ लेट m इज लेस देन और इक्वल टू n, तब हमारी बात आगे बढ़ेगी। सपोज दैट द एलिमेंट्स इन द डोमेन आर a1 a2 अप टू am, ये एलिमेंट्स का नाम दे दें आसानी के लिए। देयर आर n वेज टू चूज द वैल्यू ऑफ द फंक्शन एट a1, बिल्कुल ठीक है। जो पहला एलिमेंट है डोमेन का a1, उसके लिए कोडोमेन में कितनी चॉइसेस हैं? n चॉइसेस हैं, क्योंकि वहां पे n एलिमेंट्स हैं। अच्छा, अब जब वहां उनमें से n चॉइसेस में से कोई भी एक चॉइस रख ली जाएगी, फिर हम a2 पे जाते हैं। अब a2 के लिए कितना बचा? चूंकि कोडोमेन में n एलिमेंट्स थे, एक इस्तेमाल हो गया, तो लिहाजा a2 के लिए जो चॉइसेस बची हैं एक कम कर दें, n-1 चॉइसेस बची हैं। तो पहले एलिमेंट के लिए यहां देखें देयर आर n, दूसरे एलिमेंट के लिए n-1, तीसरे एलिमेंट के लिए एक चॉइस और कम हो जाएगी n-2। तो ये प्रोसेस आगे चलता रहेगा और आखिरी जो आएगा वो ये होगा n-m+1। अब इंटरेस्टिंगली यहाँ पर चूंकि हमने लेबलिंग एलिमेंट्स की a1 से am तक की है, और इंटरेस्टिंगली हर एक के लिए जो शुरू में जो कोडोमेन में चॉइसेस थी वो n चॉइसेस सामने पड़ी हुई थी। इन जनरल जो कोडोमेन में n एलिमेंट्स थे, तो हमने सिंपल एक फार्मूला खुद ही बना लिया, बड़े आसानी सा बेसिक सा फार्मूला, कि कोई a के एलिमेंट हो तो उसके लिए कितनी पॉसिबिलिटीज होंगी? जो उसकी नंबरिंग है a1 a2 से am तक, यानी k की वेरिएशन 1 से m तक है, तो जो ak जो हुआ करेगा उसके लिए n-k+1 वेज होंगे। फॉर एग्जांपल अगर मैं k को रखूं 1, तो a1 के लिए k को 1 रखा तो ये -1+1 0 हो गया, तो a1 के लिए n चॉइसेस हैं। a2 के लिए तो ये n-1 आ जाएगा, तो n-1 चॉइसेस हैं। a3 के लिए n-2 चॉइसेस हैं, और जो आखिरी एलिमेंट आएगा m, उसके लिए n-m+1 चॉइसेस हैं। तो इन सारी चॉइसेस को आपस में मल्टीप्लाई कर दें तो ये क्या मिल जाएगा हमें? इतने 1-to-1 फंक्शंस होंगे फ्रॉम अ सेट विद m एलिमेंट्स टू अ सेट विद n एलिमेंट्स। तो ये 1-to-1 फंक्शंस की काउंटिंग हो गई। एग्जाम्पल ले लिए कि फॉर एग्जाम्पल एक सेट है 3 एलिमेंट्स का, डोमेन में 3 एलिमेंट्स हैं और कोडोमेन में 5 एलिमेंट्स हैं। तो कैसे होगा? पहले एलिमेंट के लिए
5 चॉइसेस, दूसरे के लिए 4 चॉइसेस, तीसरे के लिए 3 चॉइसेस, मल्टीप्लाई किया है 5 इंटू 4 इंटू 3, तो 60 आंसर आ गया। तो 60 बन सकते हैं 1-to-1 फंक्शन। इंटरेस्टिंगली पिछले एग्जांपल में हमने देखा उसके आखिर में 125 बन सकते हैं टोटल नंबर ऑफ फंक्शंस, और 60 बन सकते हैं 1-to-1 फंक्शंस। एक ऐसे सेट में से जिसके ऐसी डोमेन वाला सेट जिसमें 3 एलिमेंट्स हों, और ऐसी कोडोमेन वाला सेट जिसमें 5 एलिमेंट्स हों उनके लिए। यहाँ पे साइड नोट पे एक बात लिखी हुई है, काउंटिंग द नंबर ऑफ ऑन टू फंक्शंस इज हार्डर। वो चैप्टर 8 में एक्सप्लेन किया गया है, ये भी चैप्टर 6 चल रहा है। टेलीफोन नंबर प्लान, इसमें काउंटिंग कर लेते हैं। The North American Numbering Plan (NANP) specifies the format of telephone numbers in US, Canada, and many other parts of North America. A telephone number is in this plan consists of 10 digits, which are split into a 3-digit area code, a 3-digit office code and a 4-digit स्टेशन कोड। यानी जो भी फोन नंबर होगा, अगर हम आगे चल के डायरेक्ट नजर डालें तो इस स्टाइल का होगा तकरीबन, यानी 3 3 4, ये 3 सेट बन गए हैं। पहले ये एरिया कोड, फिर ऑफिस कोड, और उसके बाद तीसरा क्या है, एरिया कोड, ऑफिस कोड, और तीसरा स्टेशन कोड है। स्टेशन कोड में 4 डिजिट्स या 4 कैरेक्टर्स आ सकते हैं। बिकॉज ऑफ द सिग्नलिंग, चूंकि फोन नंबर्स हैं तो डिजिट ही आएंगे इसमें, वो तो नहीं आ सकते ABC अल्फाबेट में से कोई लेटर तो नहीं आएगा, लिहाजा ये फोन नंबर है तो डिजिट्स ही आएंगे। बिकॉज ऑफ सिग्नलिंग कंसिडरेशन देयर आर सर्टेन रेस्ट्रिक्शंस ऑन सम ऑफ दीज डिजिट्स to allow the allowable format, to specify the allowable format। हम एक x डिनोट करता है, फॉर एग्जांपल 0 से 9 तक कोई वैल्यू हो जाएगी। n का मतलब है 2 से लेकर 9 तक वैल्यूज, 2 through 9, और y का मतलब है 0 या 1। तो 3 सिंबल डिफाइन कर लेते हैं, x, n और y। x मींस 0 to 9 10 चॉइसेस, n मींस 2 to 9 8 चॉइसेस, y मीन 0 to 1 2 चॉइसेस। अब 2 नंबरिंग प्लान यहाँ पे चल रहे थे, एक है पुराना प्लान और एक है नया प्लान। और ये बताया गया कि वक्त के साथ एक वक्त ऐसा भी आ जाएगा कि ओल्ड प्लान अभी खत्म हो चुका है, वो पुराना है 60s 70s के दौर का, और अभी नया प्लान चल रहा है। और इवेंचुअली अल्टीमेटली एक स्टेज ऐसी आएगी कि जो ऐसे डिवाइसेस आ चुके होंगे कि न्यू प्लान भी ऑब्सोलीट हो जाएगा, उसके बाद मजीद को नया प्लान लाना होगा। अच्छा, अब हम काउंटिंग करते हैं ओल्ड प्लान के मुताबिक कितने आ सकते हैं, और जो न्यू प्लान है उसमें कैसे आ सकते हैं। तो ओल्ड प्लान क्या गिवन है प्रॉब्लम में, इन द ओल्ड प्लान फॉर्मेट ऐसा होगा, एरिया कोड, ऑफिस कोड, स्टेशन कोड का NYX, NNX और XXXX रेस्पेक्टिवली। और न्यू प्लान के मुताबिक ये हो गया ओल्ड प्लान, और न्यू प्लान के मुताबिक ये NXX, NXX और XXXX, ये फॉर्मेट होगा फोन नंबर का। अब प्रॉब्लम क्या है, हाउ मेनी डिफरेंट नॉर्थ अमेरिकन टेलीफोन नंबर्स आर पॉसिबल अंडर द ओल्ड प्लान एंड अंडर द न्यू प्लान। तो अगर हम ओल्ड प्लान को देखें तो ये देखिएगा NYX, NNX, XXXX। तो जो एरिया कोड है ओल्ड प्लान में, उसमें n का मतलब है 8 चॉइसेस, y का मतलब है 2 चॉइसेस, और x का मतलब है 10 चॉइसेस। तो ये 8 2 10 110 चॉइसेस हो गई एरिया कोड की ओल्ड फॉर्मेट में, और यानी NYX में। और न्यू फॉर्मेट में कितना हो जाएगा, न्यू फॉर्मेट में ये NXX है, NXX। n मींस 8, x मींस 10 और x मींस 10। तो न्यू फॉर्मेट में एरिया कोड की 800 चॉइसेस हो जाएंगी, और जबकि ओल्ड में 160 हैं। अब आ जाएं सिमिलरली बाय द प्रोडक्ट रूल। अभी मैंने जो ऊपर यूज किया है हमने यहाँ पे, वो प्रोडक्ट रूल है। आगे हम नेक्स्ट हम यूज करते हैं प्रोडक्ट रूल किस काम के लिए, ऑफिस कोड के लिए। ओल्ड वाले स्टाइल में NNX है, तो कितना हो जाएगा 8 into 8 into 10 इज इक्वल टू 640 ऑफिस कोड्स ओल्ड फॉर्मेट NNX में। और प्रोडक्ट रूल के मुताबिक न्यू में, जिसमें के वो भी NXX वो है, सॉरी वो है
n, यस n x x है, तो उसमें हो जाएगा 8 10 10, वो हम उससे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और जो दूसरा है आखिर में नेक्स्ट XXXX, ये जो है आखिर में स्टेशन कोड, तो स्टेशन कोड के मुताबिक एक्स का मतलब है 10 चॉइसेस, तो 10 इंटू 10 इंटू 10 इंटू 10 दैट इज इक्वल 10,000 स्टेशन कोड्स होंगे किस फॉर्मेट में, एक्स 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 में, और न्यू में भी आखिर में ऐसे आता है, ओल्ड में भी ऐसा आखिर में ऐसे आता है। तो इस तरह से जो ओल्ड पैटर्न होगा तो उसमें 160 इंटू 640 इंटू 10,000 इतने बन गए, और डिफरेंट नंबर्स अवेलेबल इन नॉर्थ अमेरिका फॉर अंडर द ओल्ड प्लान एंड अंडर द न्यू प्लान कितने हो जाएंगे, 800 इंटू 800 इंटू 10,000, तो ये इतने दिस मैनी, ये बन जाएगा 1,024,000,000 फोन नंबर्स, 1,024,000,000 पॉसिबल जो है डिफरेंट चॉइसेस होंगी, जबकि इसमें 6,400,000,000 चॉइसेस हो जाएंगी। नेक्स्ट एग्जांपल है काउंटिंग में प्रोडक्ट रूल हम स्टडी कर रहे हैं। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ के आफ्टर द फॉलोइंग कोड वेयर n1 इंटू n1 n2 nm आर पॉजिटिव इंटीजर, और जो फॉलोइंग कोड है वो एग्जीक्यूट हो चुका है। अब फॉलोइंग कोड क्या कहता है, सूडो कोड गिवन है हमें, ये बताता है कि के को रख लें पहले 0, लूप चल रही है i1 1 to n1, और i1 वेरिएबल है, उसकी वेरिएशन है 1 से n1 तक, ये फार लूप है, यानी अगर n1 की वैल्यू 5 फर्ज कर लूं तो जब बाहर की लूप है ये 5 दफा चलेगी, 5 इसके पासेस या आइटरेशंस होंगे। इसके बाद इसके अंदर नेस्टेड लूप है, ये आगे जो खिसकाया हुआ है, इंडेंटेशन बढ़ाई हुई है, इसका मतलब है कि ये नेस्टेड लूप्स हैं, ये बताने के लिए, जाहिर करने के लिए। तो i2 वेरिएबल है, बाहर वाले को आप आई फर्ज कर लें, अंदर वाले जे फर्ज कर लें कोडिंग के दौरान, तो जे की वेरिएशन या i2 की वेरिएशन 1 से n2 तक है, तो बाहर वाला 5 था अगर और अंदर वाला 4 है, तो बाहर के 5 चक्रों के लिए, बाहर की लूप के 5 पासेस या इटरेशन के लिए अंदर की लूप जो है वो हर बार 4 बार चलेगी। तो ये हमें इन जनरल पता है कोडिंग से। इस तरह से नेस्टेड के अंदर एक और नेस्टेड, एक और नेस्टेड, और आखिर में एक और नेस्टेड लूप आ रही है, उसे आप आई एम कह लें, तो हम जज कर सकते हैं i1 i2 i3 i4 वगैरह चलते चलते आई एम तक नेस्टेड लूप है, और उसकी वेरिएशन है 1 से लेकर nm तक। और सबसे इनर मोस्ट जो कमांड मौजूद है लूप के अंदर वो है k इज इक्वल टू k+1, यानी k की जो भी मौजूदा वैल्यू है उसमें 1 का इजाफा करें। तो जब पहली बार एग्जीक्यूट करने यहाँ पे पहुंचेंगे, सबको i1 को 1 लिया, i2 को 1 लिया, चलते चलते i1 im को 1 लिया, अंदर आए हैं तो k की वैल्यू 0 है, उसमें 1 का इजाफा कर दें। इसका मतलब है ये स्टेटमेंट जितनी बार एग्जीक्यूट होगी उतनी बार k में 1 का इजाफा होगा। पहली बार एग्जीक्यूट हुई तो k 1 हो गया, दूसरी बार एग्जीक्यूट हो गई तो k 2 हो गया, तीसरी बार एग्जीक्यूट हुई तो k 3 हो गया, चौथी बार एग्जीक्यूट होने लगी तो 3 में 1 का इजाफा, तो k की नई वैल्यू 4 हो गई। तो इस तरह से जितनी बार ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो गई, तो असल में हमारा प्रॉब्लम क्या है, यहाँ पे हमने काउंट करना है ये इनर मोस्ट स्टेटमेंट कितनी बार एग्जीक्यूट होती है, उतनी बार 1 1 के इजाफा से उतनी वैल्यू हो चुकी होगी k की, जब हम लूप से ओवरऑल सारी लूप से हम बाहर आएंगे। उसका सिंपल तरीका ये, जैसे मैंने जिक्र अभी 4 और 5 वाला किया, बढ़ाते चले जाएं, तो ये बनेगा कि द इनिशियल वैल्यू ऑफ के इज 0 ईच टाइम द नेस्टेड लूप इज ट्रैवर्स्ड, यानी लूप से गुजरे मतलब ट्रैवर्स करेंगे। 1 is added to k, let ti be the task or traversing the ith loop, then the number of times the loop is traversed is the number of ways to do the tasks t1 t2 tm, the number of up to tm, the number of ways to carry out the task tj is nj, j varying from 1 to m, because the jth loop is traversed once for each integer ij with ij in between 1 to nj. By the product rule, it follows that nested loop is traversed n1 into n2 into nm times. Hence, the final value of k is n1 into n2 into nm. तो ये हमने काउंटिंग प्रिंसिपल से जज कर लिया।
पहले मैंने समझाने के दौरान 4 इंटू एम 5 का जिक्र किया। इन जनरल सबके जो 1 से लेकर वहां तक कि जितनी बार उस लूप ने ट्रैवर्स करना है, उसकी वेरिएशन जहां से जितनी बार उस लूप ने चलना है, जितने पासेस या जितने उसमें आइटरेशंस होंगी, उसको नेस्टेड वाली से मल्टीप्लाई करते चले जाएं तो सबका आंसर आ जाएगा कॉमन। एक जो प्रोडक्ट रूल से एक सिंगल फाइनल वैल्यू आ जाएगी। एग्जाम्पल 10 है, counting subsets of a finite set. Use the product rule to show that the number of different subsets of a finite set S is 2 raised to power S. S का मॉड का मतलब क्या है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज उसको हम ऐसे डिनोट करेंगे। S के नंबर ऑफ एलिमेंट्स इतने हैं, क्या पता है 4 एलिमेंट्स हैं, तो 2 रेज टू पावर 4 यानी कि 16 सबसेट्स होंगे किसी ऐसे सेट के जिसमें 4 एलिमेंट हैं। तो इसकी काउंटिंग करके एक्सप्लेन की हुई है, इसको स्टडी करें। The product rule is often phrased in terms of sets in this way. If A1, A2, A up to AM are finite sets, then the number of elements in the Cartesian product of these sets is the product of the number of elements in each set. To relate this to the product rule, note that task of choosing an element in a Cartesian product A1 into A2 into up to AM is done by choosing an element in A1, an element in A2, and so on, and an element in AM. By the product rule, this follows that कि जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इस कार्टेशियन प्रोडक्ट में वो इसके इक्वल होंगे। A1 कितने चॉइसेस, जितने उसमें एलिमेंट्स, इनटू A2 सेकंड जो कार्टेशियन प्रोडक्ट का मेंबर है उसके लिए, तो वो कितने मेंबर्स हैं, कितने एलिमेंट्स हैं सेट में, उसकी तादाद आ जाएगी तो आखिर में AM तक। तो इनकी जितनी भी ओवरऑल प्रोडक्ट बनेगी वो असल में कार्टेशियन प्रोडक्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स उतने हो जाएंगे। अब ये एग्जांपल है, कॉम्प्लिकेटेड है, इसमें काफी सारा जो है वो बायोलॉजी से रेलिवेंट नॉलेज भी इन्वॉल्व हो रहा है, तो इसको बहरहाल गौर फिक्र से समझा जा सकता है। मफहूम सिर्फ यही है कि जो रूल पहले डिसाइड कर लेते हैं, प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगर हम देखें तो इसका एक बड़ा हिस्सा डिस्कशन बेस्ड ही है। जिस तरह पहले देखें समझाने के लिए जो फोन नंबर के पैटर्न थे, पहले वो अच्छी खासी डिस्कशंस में रूल वगैरह समझाए गए, पैटर्न्स बताए गए, फिर उस पैटर्न के मुताबिक जो गिनती बनती है वो फाइंड आउट करने काउंटिंग बनती है, पॉसिबल चॉइसेस ऑफ फोन नंबर्स की ओल्ड पैटर्न और न्यू पैटर्न में उसकी बात की गई। सिमिलरली यहाँ भी डिस्कशन बेस्ड है, पहले जो DNA RNA उसके मुतालिक और सीक्वेंसेस के मुतालिक, जीनोम के मुतालिक, और जो न्यूक्लियस होता है उसमें ईच न्यूक्लियोटाइड कंटेन्स सब कंपोनेंट्स कॉल बेसिस के लिए चॉइसेस की बात की गई और चॉइसेस कॉम्बिनेशंस बनाए गए, पेयरिंग बनाई गई, फिर उसमें काउंटिंग की बात है। तो ये डिस्कशन थोड़ी सी थॉट प्रोवोकिंग है और जीन सीक्वेंसिंग की बात भी इस हवाले से जाहिर की गई। तो इस तरह से ये हमारा लेक्चर 2 मुकम्मल हुआ प्रोडक्ट रूल के बारे में। लेक्चर 3 में सेक्शन 6.1 ही देखेंगे और उसमें हम सम रूल पे बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।